नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। हमारे आज के मेहमान बेहद खास हैं। इनके बारे में कई सारे पॉजिटिव हैं और कई सारे निगेटिव हैं। इनके जो आलोचक हैं वो इनकी बड़े बड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, लेकिन इनके लिए कहा जा सकता है कि ये हिंदुत्व की अलग जगाते हैं। इनके लिए ये भी कहा जा सकता है कि बीएमसी में जो सबसे फायर ब्रांड कैंपेन अगर किसी ने की है तो वो यही शख्स हैं। इनके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि ये मुसलमानों को पसंद नहीं करते। आखिरकार कौन है ये? जी हाँ, ये हैं नीतीश नारायण राणे, जो न केवल महाराष्ट्र सरकार के अंदर मंत्री हैं बल्कि उन्होंने जितने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस पूरे चुनाव के अंदर दिए हैं उसने चुनाव को एक अलग डायरेक्शन दिया है। क्या डायरेक्शन दिया है इसी को समझने की कोशिश करेंगे। नीतीश, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम पॉइंट ब्लैंक में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस चुनाव में जीत का सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? क्या विकास का मुद्दा चला या आपने जो मुद्दा उठाया मुसलमानों का उग्रवाद, साथ ही साथ आपने जो मुद्दा उठाया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो आके हमारी डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, क्या मुद्दा चला? विकास चला या आपके जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाले बयान हैं वो ज़्यादा चले? देखिए, हमारे इस हिंदू राष्ट्र में हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है और इस राष्ट्र का अगर विकास करना है तो हिंदुत्व को ही साथ में लेके करना होगा, क्योंकि 90% लोग जनसंख्या ये इस हमारे देश में ये हिंदुओं की है और इसलिए विकास और सुरक्षा ये दो ही मुद्दे महत्वपूर्ण ये चुनाव में रहे हैं। जिस तरीके से मुंबई और इन सब शहरों की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश ये जिहादियों के माध्यम से हो रही थी, जिसका अनुभव सिर्फ हमारे इंटरव्यू में नहीं, हमारे स्टेटमेंट से नहीं, मगर आम मुंबई कर ले रहे थे, वो शहर के नागरिक ले रहे थे। आजू बाजू में जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से जिहाद के नाम पे हिंदुओं की जनसंख्या कम की जा रही है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो इस मुंबई जैसे शहरों में उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और ये सब के बारे में एक गुस्सा मुंबईकरों के दिल में था। मुंबईकर इसके बारे में बेचैन थे और मुझे लगता है उसका ही रिफ्लेक्शन कल के चुनावी के रिजल्ट के आंकड़ों में आ चुका है। आखिर में मुंबई का डीएनए ये हिंदुत्व का है और कोई भी अगर हमारे इस मुंबई को जिहाद के नाम पे अगर इसका रंग बदलने की अगर कोशिश कर रहा होगा तो मुंबईकरों ने, राष्ट्रभक्त मुंबईकरों ने, हिंदुत्व विचार के मुंबईकरों ने कड़ाई से कड़ा जवाब कल इलेक्शन वोटिंग के माध्यम से दे दिया है। आपने जिहाद की बात की, तो जब आपने जिहाद की बात की उसी से हिंदू वोट एकजुट हुआ और आपकी जीत हुई। क्योंकि एक समझ के लीजिए, जिस तरीके से लैंड जिहाद, लव जिहाद, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, वक्फ, ये सारे मुद्दे के वजह से आज मुंबई के हर एक वार्ड में इसके बारे में बहुत बड़े पैमाने पे गुस्सा है। आज बीएमसी के रिजर्वेशन प्लॉट के ऊपर कोई ग्रीन स्पेस हो कि या अलग कोई तो प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन हो, उसके ऊपर अगर हरी चादर डाल के अगर कोई लैंड जिहाद कर रहा होगा, लव जिहाद के वजह से अगर हमारे हिंदू बहनों की जिंदगी खराब करने की कोशिश होती होगी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी आज 30% से भी ज्यादा, टाटा इंस्टीट्यूट का टिस रिपोर्ट आया था, 30% से भी ज्यादा तादाद इनकी बढ़ रही है। और मतलब नीचे फल बेचने वालों से लेके अलग अलग जगहों पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या की जनसंख्या बढ़ती देख रही थी। तो ये सारा का सारा गुस्सा मुंबईकरों के तो दिल में था ही, और हम लोग ने मुंबईकरों की आवाज बन के सिर्फ वो गुस्सा बोल के बताया। हम लोग ने उनको विश्वास दिया कि हमारा मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और महायुति का मेयर बनेगा तो वो जय श्री राम बोलने वाला होगा, आई लव महादेव बोलने वाला होगा, और अगर हमारी सत्ता ये मुंबई में आ गई तो एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हम मुंबई में रखेंगे नहीं। ये जो विश्वास हम लोगों ने मुंबईकरों को दिया, मुझे लगता है मुंबईकरों को हम पे विश्वास आ गया
और उसके वजह से हमको भारी बहुमत हमारे महायुति को ये मुंबई में मिली है। फडणवीस साहब कह रहे हैं कि विकास की जीत हुई है, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं विकास और सिर्फ विकास की जीत हुई है, नीतीश राणे कह रहे हैं कि हिंदुत्व की जीत हुई है। मैंने कल खुद फडणवीस जी के सब स्टेटमेंट देखे हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देखे हैं। उन्हें हिंदुत्व और विकास ये दोनों के बारे में हमारे फडणवीस साहब ने उनके इलेक्शन के जीत के रिएक्शन में बोला है। आखिर हिंदुत्व ये हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व ये हमारी आइडेंटिटी है, हिंदुत्व ये हमारा अस्तित्व है और इसलिए हिंदुत्व के ही माध्यम से हमको विकास करना है। कल अगर हम यहाँ पे मेट्रो बनाएं, यहाँ पे कोस्टल रोड बनाएं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें, यहाँ पे रोजगार दे, तो किसके लिए देना चाहिए? हम यहाँ के लोकल जो हमारे मुंबईकर है, जो यहाँ पे राष्ट्रवादी सोच के जो लोग हैं, जो हमारा हिंदू समाज इधर है, उनको हमको देना है, ना कि वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो हमारे इधर के भी नहीं है। हमारे हक का वाटर मीटर गटर अगर चुरा के हमारे ही मुंबई में कल उनको अगर जिहाद करना है, मुंबई का रंग बदलना है, मुंबई का नाम बदल के मोहम्मद लैंड रखना है, तो मुझे लगता है वही विषय हमारा महत्वपूर्ण था और वही विषय पे हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इसके बारे में कल कहा है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि मराठी कार्ड क्यों नहीं चल पाया? आपका क्या आकलन है? क्योंकि ठाकरे बंधु मराठी कार्ड खेल रहे थे, उनका ये कहना था कि मराठी एकजुट हो जाएं और उत्तर भारतीयों के लिए कुछ मार पिटाई भी हुई, कुछ उत्तर भारतीयों के खिलाफ और दक्षिण भारतीयों के खिलाफ स्टेटमेंट भी दिए गए। तो आपको नहीं लगता ये भी एक फैक्टर रहा होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसा है, क्या मराठी हिंदू नहीं है? तो जिस तरीके से हिंदुओं को बांटने का काम ठाकरे के दोनों भाइयों के माध्यम से हो रहा था, वो हिंदू समाज को समझ गया है। आज मुंबई में सारा का सारा हिंदू समाज, फिर उसमें मराठी है, उत्तर भारतीय है, हमारे साउथ से आए हुए लोग हैं, जो अलग अलग समाज है, वो एक हिंदू बन के हमारे मुंबई में रहते हैं। मराठी समाज को भी पसंद नहीं आया कि उनको हिंदुओं से दूर रख के हिंदुओं को ही बांटने का काम, मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा से सुपारी लेके ये दोनों ठाकरे बंधु, ठाकरे भाई हिंदुओं को ही बांटने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुमको इतना अगर हिंदी मराठी से प्रेम है तो जाके फिर नल बाजार भेंडी बाजार में क्यों नहीं मराठी सिखाते? जब भी वारिस पठान ने तभी बुरखे वाली मेयर बनेगी, तभी इन लोग के मुंह से आवाज भी नहीं निकला। मगर हमारे किसी लीडर ने जब बोला कोई उत्तर भारतीय हिंदू ये मेयर बन सकता है, तो तुरंत इनको मिर्ची लग गई। तो ये सारी चीजें किस तरीके से इनको सिर्फ गरीब हिंदुओं को मारना है, मगर नल बाजार, भेंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड में जाना नहीं है, ये जिस तरीके से हिंदुओं को बांटने की सुपारी इन लोग ने ली थी, वो सारी के सारी मराठी हमारे मानुस को समझ गई थी और इसके वजह से तो मराठी पॉकेट्स में भी हमको महायुति को अच्छा वोटिंग हुआ है। आपने कहा मराठी पॉकेट में बहुत अच्छा वोटिंग हुआ है, तो इसका मतलब बटेंगे तो कटेंगे, आपने जो नारा दिया था वो चल गया मराठियों के संदर्भ में? जरूर चल गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा हम सब हिंदू है, मराठी, गुजराती, सिंधी, उत्तर भारतीय सब हम भाई भाई मिलके एक हिंदू बन के यहाँ रहते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई मुंबई में जिहाद के खिलाफ है। आपको मालूम होगा 92-93 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो राइट्स मुंबई में हुए थे, तभी हिंदुओं के खिलाफ वो राइट्स थे और तभी बाला साहब ठाकरे जी हो, हमारे हिंदुत्व कार्यकर्ता हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, ये सभी के सभी लोगों ने साथ में आके हमारे इस मुंबई में हिंदुओं को बचाया था। तभी कोई मराठी, कोई उत्तर भारतीय, कोई गुजराती, कोई सिंधी नहीं था, हिंदुओं के खिलाफ तभी राइट हुए थे। और यही भावना आज के भी हिंदुओं के बीच में है कि कल कोई भी अगर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो सिर्फ मराठियों को कोई मारता नहीं है, उत्तर भारतीयों को देख के बॉम्ब रखता नहीं है, मगर हिंदुओं के खिलाफ बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं, हिंदुओं के खिलाफ टेररिस्ट अटैक किए जाते हैं। इसलिए वो सब अनुभव नजर रखने के बाद हिंदू समाज ने करारा जवाब दिया है ठाकरे भाइयों को। लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है कि ये जो बम ब्लास्ट होते हैं उसमें मुसलमान भी मारे जाते हैं। तो इसलिए तो
बॉम्बलाज मारे जाते हैं, मगर एक दो किधर गलती से कुछ हुआ रहता तो अभी कसाब जो मुंबई में 26/11 के वक्त आया था, वो कोई मुसलमान समाज को मारने नहीं आया था इधर। उसको यहाँ के मुंबई में जो जितने भी बॉम्बलाज, हम भी मुंबई में बड़े हुए हैं, हमें मालूम है जितने बॉम्बलाज, जितने राइट हुए हैं ना, वो हिंदुओं के खिलाफ ही हुए हैं। किसी भी हिंदू ने कभी कोई राइट या कोई बॉम्बलास्ट नहीं किया है। आपने कहा कि आपको टोपी वाले जो है जिताते नहीं है, आपको टोपी वाले का वोट नहीं चाहिए। दूसरे स्वर में आप ये भी कहते हैं कि ये तो हरे सांप की तरह हैं, ग्रीन स्नेक्स हैं, ये जो जिहादी टोपी वाले हैं, ये तमाम लोग हरे सांप हैं हरी घास के अंदर। इसको आप कैसे देखते हैं? ये भड़काऊ बयान नहीं है क्या? भड़काऊ क्यों होना चाहिए? जो अनुभव आज हम लोग को, सब लोग को यह आया है, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, वक्फ हो, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हो, इनको हमारे मुंबई में इस्लामीकरण करना है, मुंबई में जिहाद फैलाना है, और इसके वजह से ही इनके खिलाफ बोलना। आज मुंबई के तरफ ये जिस तरीके से गंदी नजर से देख रहे हैं, मुंबई की, जैसे मैंने कहा, डेमोग्राफी चेंज करना है। हिंदुओं की संख्या कम हो रही है मुंबई में और इनकी संख्या बढ़ रही है। मतलब जिस तरीके से न्यूयॉर्क में आप देख रहे हैं, जिस तरीके से लंदन में आप देख रहे हैं, उसके उनका दूसरा ट्रायल केस ये मुंबई था, मगर वो भूल गए हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में और हमारे हिंदू राष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है। यहाँ उनके कोई भी, ये जो के उनके पाकिस्तान में जो अब्बा बैठे हैं, उनका कोई भी षड्यंत्र इधर चलेगा नहीं। आप तो यहाँ तक कहते हैं कि अजान जो है मराठी में पढ़ो, आप तो यहाँ तक कह देते हैं, जबकि संभव नहीं है कि अजान को मराठी में पढ़ा जाए। ये क्या भड़काऊ नहीं है? क्यों भड़काऊ होना चाहिए भाई? जब भी इन लोग को, गरीब हमारे उत्तर भारतीय भाइयों को जाके, ए तू हिंदू बोल, हिंदी मराठी बोल, इतनी मारने की अगर आपको उनको हिम्मत है ना, तो फिर आप जाके बोलिए अजान भी मराठी में बोलो, मदरसा में उर्दू मत सिखाओ, वहां मराठी सिखाओ। भड़काऊ किस तरह से होना चाहिए? उन्होंने अगर गरीब हिंदुओं को मार के, हमारे उत्तर भारतीय भाइयों को मार के, मराठी और उत्तर भारतीय में झगड़ा लगा सकते हैं, हिंदुओं को बांट सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं बोल सकते? अगर तुमको मराठी की सख्ती ही करनी है, मराठी को हर किसी को आना चाहिए ऐसा आपको बोलना है ना, तो फिर आजान में मराठी में होने को क्या तकलीफ है? हमारी जो प्रार्थना है, हमारे जो भजन है भगवान के अलग अलग, वो भी अलग अलग लैंग्वेज में रहते हैं ना। सिर्फ क्या उर्दू में नहीं रहते, मराठी में रहते हैं, पंजाबी में रहते हैं, हिंदी में रहते हैं। मतलब आपको लगता है कि अजान अगर मराठी में हो तो कुछ गलत नहीं होगा? कुछ गलत नहीं है ना। जिस देश में आप रहते हो, अगर आपको इधर महाराष्ट्र में मराठी की सख्ती है, हमारे गवर्नमेंट ने ही कहा है कि मराठी सख्ती की है, तो अगर आप चाहते हैं हर कोई हमारा उत्तर भारतीय भाई ये मराठी ही बोले, टैक्सी चलाने वाला, पानीपुरी वाला बेचने वाला ये मराठी ही बोले, तो फिर अजान मराठी में क्यों नहीं हो सकता? मदरसा में मराठी क्यों नहीं सिखा सकते? क्या तकलीफ है? मतलब उनको अलग नियम, उनको अलग कायदा कानून और हमको अलग कानून, ऐसा कैसे? कानून सबको समान होना चाहिए ना। गंगा जमुना तहजीब है ना, सर्वधर्म समभाव है, तो फिर यहां से शुरू कर दो। सबसे बड़ी बात आपने कहा कि इलीगल इमिग्रेंट जो है वो भारतीय सोसाइटी का या महाराष्ट्र की सोसाइटी का इस्लामीकरण कर रहे हैं। क्या आपके पास ये आंकड़ा है कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स यानी बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं और कैसे आप उनको बाहर निकालेंगे? क्योंकि ये काम तो केंद्र सरकार का है। देखिए, अभी टिस्का रिपोर्ट आया है, 30% से उनकी तादाद बढ़ रही है और 2030 तक वो बढ़ती ही जाएगी। और केंद्र और राज्य सरकार अपना अपना काम बड़ी खूबी से कर रही है। इसलिए पिछले 12 महीने से, जब से देवेंद्र जी यहाँ के स्टेट के मुख्यमंत्री बने हैं, उनके नेतृत्व में काफी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हम लोग ने डिपोर्ट करने का काम किया है। मगर महापालिका का वक्त ही ये मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कोई भी अगर मुंबई में आए, रहने को आए, तो उसको पानी का कनेक्शन दिया जाता है, बिजली का कनेक्शन दिया जाता है, बाकी सब फैसिलिटीज महापालिका के माध्यम से दिया जाता है। तो कल अगर महापालिका के मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम महादेव वाला, राष्ट्रभक्त वाला अगर मेयर बैठा होगा, तो इनको जो मिलने वाला पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन अगर इनको मिले ही नहीं,
तो मुंबई में इन लोग का रहने का और तादाद बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं नहीं, ये तो आपने कह दिया, लेकिन आप कैसे करेंगे? जो रह रहे हैं उनको कैसे निकालेंगे, और जो रह रहे हैं उनका बिजली पानी का कनेक्शन कैसे काटेंगे? ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना, और संख्या भी बतानी आपको पड़ेगी कि आपके हिसाब से कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। देखिए, जो उनका बिजली, जो उनको मिलने वाला बिजली और पानी का कनेक्शन कैसे निकालते हैं, अभी कल ही तो हमारा मेयर चुन के आया है। आप अभी आपका कैमरा रेडी रखिए, आपके रिपोर्टर को बोल के रखिए, जहां जहां जो जो होगा वो आपको मालूम पड़ेगा। आप ब्रेकिंग न्यूज चला सकते हैं। और ऑफिशियल आंकड़ा, ये ऑफिशियल अनऑफिशियल आंकड़ा बहुत बड़ा जो ऐसे ही आंकड़ा है, वो आपको सही वक्त पे दे दूंगा, मेरे पास अभी नहीं है। अगर आपके पास आंकड़ा ही नहीं है तो फिर आप इसको लेकर एक मूवमेंट कैसे चला रहे हैं? कम से कम आंकड़े तो होने चाहिए ना नितेश जी आपके पास। तो मगर मैं आंकड़ा आपको क्यों बताऊं? आंकड़ा आपको क्यों बताऊं? मैं सरकार में मंत्री हूं, मुझे मालूम है ऑफिशियल आंकड़ा क्या है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। मीडिया पे बात करके मैं उनको अलर्ट काय को करूं? मुझे जो काम करना है, मुझे जो काम दिया है वो मैं जरूर करूंगा। मुझे आपके पास बता के मेरे को प्रदर्शन करना, हाँ ये इतने इतने आंकड़ा है, इतना काय को जरूरत, मेरे को जरूरत नहीं पड़ता आपको आंकड़ा बताने को। मेरे को जहां एक्शन लेना है, हमारी सरकार है, हमारे मेयर है, उनके माध्यम से जो एक्शन लेना है हम जरूर लेंगे, आप देखते रहिए। ठीक है, आपने एक बयान में केरल को मिनी पाकिस्तान भी कह दिया था। आपको नहीं लगता कि देश के एक राज्य को अगर आप मिनी पाकिस्तान कहेंगे तो उस बयान को किस संदर्भ में लिया जाएगा? देखिए, मैंने उसकी तुलना की थी कि जिस तरीके से हुआ, केरल हमारे देश का ही बहुत महत्वपूर्ण भाग है, एरिया, अपना एक पार्ट है, मगर उसमें जिस तरीके से जो जिहाद में कुछ जो जिहाद होता है, वहां के हिंदू समाज को लव जिहाद और अन्य अन्य चीजों के जो जो तकलीफ दिया जाता है, उसकी तुलना और उसकी कंपैरिजन मैंने मिनी पाकिस्तान के साथ किया था। इसलिए जो जो केरल में हमारे भाई और बहन उधर रहते हैं, उनको सभी को मेरे मुद्दा समझ में आ गया था, और मुझे विश्वास है आने वाले वक्त में जरूर उसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलाव होगा। आपको ऐसा लगता है कि केरल की डेमोग्राफी बदल जाएगी अब इस हालत में आने के बाद? मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम मुंबई के चुनाव के बाद बात कर रहे हैं, केरल के बारे में आप जल्दी ही हम वापस एक बार इंटरव्यू के लिए बैठ जाएंगे। ठीक है, आपने गरबे के बारे में कहा था, आपने गरबा के बारे में कहा था कि मुसलमानों को यहाँ नहीं आना चाहिए। आपने ये भी कहा कि मुसलमानों में मूर्ति पूजा नहीं चलती है, तो गरबे के अंदर वो कैसे आ सकते हैं? गरबे के इस इशू को आप कैसे देखते हैं मुंबई में? क्योंकि मुंबई में सबसे प्रमुख गरबे खेले जाते हैं देश के अंदर, तो ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। धर्म में जरूर वो हिंदुओं का फेस्टिवल है, हिंदुओं का फेस्टिवल है, और वहां पे जो आने वाले हमारे स्टडी के हिसाब से काफी लव जिहाद के केसेस वहां होते हैं। हिंदुओं का फेस्टिवल है, वहां मूर्ति पूजा होती है। इस्लाम में मूर्ति पूजा की परमिशन नहीं है, इसलिए हमने कहा था जो वहां आए उसने अपनी असली आइडेंटिटी देनी चाहिए, और उसके साथ वो हिंदुओं का फेस्टिवल है, हिंदुओं का त्योहार है, वह हिंदू ही आके करेंगे, ऐसा हम लोगों ने स्पष्ट कहा था। क्योंकि कई बहुत सारे जिहादी अपना नाम बदल के, आइडेंटिटी बदल के हमारे हिंदू बहनों के साथ वहां गलत हरकतें करने आते हैं। बहुत सारे केसेस वैसे रिपोर्ट होते हैं, उसके वजह से मैंने वो सारी चीजें वहां कही थी। AIMIM की बात कर लेते हैं नितेश भाई। मैं ये जानना चाहता हूं कि AIMIM ने कहा था कि बुर्का पहनने वाली इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। क्या बनेगी बुर्का पहनने वाली इस देश की प्रधानमंत्री? असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान था। असदुद्दीन ओवैसी जी को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, क्योंकि इस हमारे हिंदू राष्ट्र के भूमि पे कोई भी इस तरीके का बुर्खा वाली हो, कोई भी इस तरीके की कोई भी मेयर बन नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। इसलिए उनको ये सपना देखना होगा, तो उनको पाकिस्तान में जाके अगर इस तरीके का सपना देखेंगे तो जरूर पूरा हो सकता है, यहाँ पूरा हो नहीं सकता। उन्होंने तो कहा प्रधानमंत्री, उन्होंने तो वड़ा प्रधान की बात की, मेयर की बात नहीं की। मेयर की बात तो वारिस पठान ने की, वो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे एक दिन।
एक ही चीज है हमारे हिंदू राष्ट्र में, जहां 90% लोग हिंदू रहते हैं, वो यहाँ इस तरह से कि कोई भी बुरखा वाले हो, कोई जिहादी मानसिकता के लोग हो, ऐसा कोई भी यहाँ प्रधानमंत्री क्या, यहाँ कोई भी पद पे नहीं बैठ सकते। एक आखिरी सवाल, आपने हाल ही के दिनों में देखा कि राहुल गांधी ने शाही का मुद्दा उठाया चुनाव हारने के बाद, संजय राउत ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। इन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे दुख इस बात का होता है, जब भी वोट जिहाद होता है तभी ये कुछ नहीं बोलते। जब भी फतवे निकलते हैं कि इन्हीं को वोट दो, तो इस तरीके के वोटिंग पैटर्न पे ना राहुल गांधी बोलते हैं, ना संजय राजाराम राउत बोलते हैं। इनको सिर्फ हिंदुओं के ही वोटिंग के ऊपर इनको एतराज है, हिंदुओं की वोटिंग पे इनको वोट चोरी लगती है। मगर जब भी मोहल्लों पे फतवा निकलता है, जब वोट जिहाद होता है, जब भी पूरे सांसद कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में 99% वोट जो मुस्लिम डोमिनेटेड होता है, वहां ही 99% वोट होता है, बाकी किधर भी वो कैंडिडेट माइनस होता है, उस तरीके के वोट जिहाद पे कभी भी आप राहुल गांधी को बोलते हुए नहीं देखेंगे, कभी भी संजय राउत को बोलते हुए नहीं देखेंगे। मतलब इनकी जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो सिर्फ हिंदू सेंट्रिक, हिंदू को टारगेट करने के लिए है, हिंदुओं को डराने के लिए है। और इसलिए तो करारा जवाब महाराष्ट्र के हिंदू समाज ने विधानसभा और महापालिका में दे दिया है। आपके बारे में कहा जाता है कि एक भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी है और एक भड़काऊ भाई साहब नीतीश राणे हैं। आप मानते हैं इस बात को? हम हिंदुओं की बात करते हैं, हम जिहादियों के खिलाफ बात करते हैं और हम राष्ट्रभक्तों की तरफ बात करते हैं। अभी भड़काऊ किसी को उस पर लगता होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जिहाद कर दे, जिस दिन करना बंद कर देंगे, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब चीजें करना बंद कर देंगे। और ये हमारा भारत देश एक हिंदू राष्ट्र है, यहाँ का देश का संविधान ये हमारा संविधान है, यहाँ का तिरंगा ये हमारा तिरंगा है, हम सभी के साथ बैठ के हमारा त्योहार मनाते हैं। ये जब भी सोच हर एक के दिमाग में आ जाएगी, जब भी जिहाद ये लोग खत्म कर देंगे, तभी उनको कहीं भी नीतीश राणे उनका विरोध करते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश जी हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पॉइंट ब्लैंक में इस हफ्ते नीतीश राणे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही। उन्होंने माना इस बात को कि हाँ, वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे जिहादियों के खिलाफ एक कैंपेन चल सके, जिहादियों के खिलाफ देश के जो जनमानस है वो सचेत हो सके, और इसके लिए उन्हें कोई भड़काऊ कहता है तो उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि जिहादियों के खिलाफ उनकी ये कैंपेन लगातार चलती रहेगी। पॉइंट ब्लैंक पे अगले हफ्ते एक और शख्सियत से आपको मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।